सजाया है कि मैं 5 मिनट में जुड़ गई हूँ। जी, आप ही कुछ चर्चा कर दें, फिर थोड़ा उनके ही संबंध में जानकारी दे दें, या कुछ आप बताएं जी। ये क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये 5 मिनट आपके पास है, तो आप स्वयं कुछ बता दें या उनके संबंध में ही कुछ जानकारी दे दें। जी हो। जी, मैं उनके संबंध में ही जानकारी दे देती हूँ। आज की जो मुख्य वक्ता हैं वो बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है उनका। और बहुत प्रसिद्ध योगाचार्य हैं, समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं। और बहुत चारों तरफ बहुत कार्य कर रही हैं, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, कृषक वर्ग के प्रति, ऑर्गेनिक खेती के लिए। और सबसे मुख्य बात कि भारत सरकार से जुड़ी हुई हैं। आप अभी उनका, आपका शुभ नाम है डॉक्टर R H लता। कठिनाईपूर्ण जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन इन्होंने जिया है, परंतु जैसे वही कि एक प्रकृति का नियम है कि जिसको प्रकृति को बहुत ऊंचा उठाना होता है तो आरंभ में संघर्ष दे ही देते हैं, और वो संघर्ष उनके लिए बड़ा फलदायी होता है। इसी प्रकार की कहानी इनकी भी है। तो अभी आप वर्तमान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारत सरकार से जो, उसमें डायरेक्टर के पद पे आप कार्यरत हैं। और साथ में इन्होंने NMBB, नियंत्रित मधुमेह भारत परियोजना, ये एक योजना थी, योजना जो चल रही है काफी दिनों से। तो इसकी ये वरिष्ठ अनुसंधान करता है। और ये जो योजना है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस परियोजना में इनको अनुसंधानकर्ता के रूप में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में डायबिटीज, संक्रामक रोगों के उपचार पर शोध परियोजनाओं का संचालन करती रहती हैं, और काफी सफलता उसमें उनको मिली है। आपको योगाचार्य, प्रसिद्ध योगाचार्य के नाते और समाज सेवी के नाते योगिनी अवार्ड भी मिला हुआ है। योगिनी अवार्ड प्राप्त है आपको, शायद 2021 में मिला है। इस प्रकार इनकी तो अगर परिचय देने बैठूंगी तो पूरा समय उसी में लग जाएगा, परंतु बस इतना संक्षिप्त में मैं इनका परिचय इतना बता रही हूँ कि वर्तमान में भारत सरकार से जुड़ी हैं। और इनसे मैंने आग्रह किया था कि आप थोड़ी अपनी योजनाओं के बारे में, क्योंकि कृषक वर्ग के साथ में, चिकित्सक वर्ग के साथ में, और महिलाओं के लिए, कृषक महिलाओं के साथ में, कि उनके लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको बहुत आगे, बहुत सारी सब अवार्ड कि वो अधिक अधिक से अधिक कार्य कर सके अपने कृषि क्षेत्र में, उसके लिए वो कार्यरत है, उसके लिए वो बहुत प्रयत्नशील रहती हैं। तो इसीलिए उनसे आग्रह किया था, काफी व्यस्त रहती हैं, तो बहुत दिनों के बाद में वो अभी समय दे सकी है। इस समय वो भोपाल में हैं उपस्थित, परंतु भोपाल भी अभी पहुंची हैं। वो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, उत्तराखंड, सभी दूर उनका दौरा चलता रहता है, क्योंकि वो इन्हीं सब कामों से जुड़ी है। तो बस इतना ही परिचय मैं अभी देती हूँ। बाकी जो आप अपनी जो 4 साल के बाद ये जो अपनी पुस्तक आ रही है, जो अपने योगार परिवार से जो पुस्तक आ रही है, उसमें इनकी डिटेल हिस्ट्री, सभी कृषक भाई लोगों की और भी चिकित्सकों की जो पूरी कहानी दी है, उसमें डॉक्टर लता जी को भी मैंने लिया है, उनकी भी स्टोरी इसमें पूरी है। अभी इतना ही परिचय देती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ कि भाई आप जुड़े, देख रही हूँ मैं। जी, हमारे बीच में आदरणीय पवन सर जी हैं, तो वो आए और कुछ जानकारी दें।
जी, पवन जल्दी से मैं तब तक आग्रह करूंगी कि आप बोलिएगा जैसे। जी धन्यवाद मेहरा जी। और ये बीच का जो समय है, ये कई बार ऐसे मौके मिलते हैं कि हम रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करने के कि हमने अभी तक के क्या किया है, क्या हम आगे इसके आधार पर आगे कार्य करेंगे। तो मेरी जो अभी विचार मेरे मन में आ रहे हैं वो उसी पर केंद्रित हैं। बहुत समय से हमने अपनी चर्चा भी नहीं की है, जिसको खुली चर्चा कहते हैं। तो लेकिन उसके लिए कोई समय भी ऐसा निकला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। कोई उससे ज़्यादा हमें हानि नहीं हुई है, ना ही क्षति हुई है। लेकिन एक प्रश्न जो है वो मन में हमेशा रहता है मेरे, कि हम अपने कार्यों को डॉक्यूमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं। अभी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने उसी में बताया कि वो पुस्तक में ऐसे हमारे जो साथी हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और जो योगा हर परिवार में भी आए हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी तैयारी की है। तो मैं अब क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी आज की मुख्य वक्ता भी जुड़ गई हैं, इस विषय को हम बाद में लेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से कि आप ससम्मान हमारे मुख्य वक्ता को आज बुलाएं। जी नमस्कार। जी जी, धन्यवाद पवन भाई साहब। और आदरणीय लता जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। लता जी, आपका परिचय मैं इस बीच में हमारे योगाहार परिवार के सब सदस्यों को दे चुकी हूँ। और अब मैं विनती करती हूँ कि आपका स्वागत है हमारे पूरे परिवार की ओर से, अभिनंदन है। और आप आके हमारे आपकी जो सारे इतने लगन लगन से और इतनी मेहनत से जो आप सारे कार्यों से जुड़ी हुई हैं, आप उन कार्यों का के बारे में जानकारी दीजिएगा। और एक मिनट में मैं अपने योगा परिवार का परिचय आपको दे देती हूँ कि ये हमारा जो ग्रुप है, पिछले 4 साल से 2 मई में इसको स्थापना दिवस होता है और कोविड के समय से आरंभ हुआ है। और बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी नागा के रेगुलर चलता है। बहुत से कृषक भाई लोग जुड़े हैं, बहुत सी महिला कृषक जुड़ी हुई हैं, और चिकित्सक वर्ग, सभी वर्ग का, बौद्धिक वर्ग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और बहुत ही लगन से, बहुत सिंसियरिटी से प्रतिदिन इनकी उपस्थिति होती है। 5:30 बजे से 6:45 तक योग होता है। और उसके बाद में 7, 6:45 से मतलब 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उसके बाद में 8 बजे तक का हमारे कोई भी मुख्य वक्ता आते हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उनसे सारी जानकारी ली जाती है। आज आप हमारे इस योगा परिवार में आप आमंत्रित हैं, और आप आइए, अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में आप बताइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने आमंत्रण स्वीकार किया। आइए। अ, सभी विद्वजन यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। और आज मैं बहुत, मुझे खुशी है कि आदरणीय कुसुम दीदी के मतलब क्या बोलूं कि मैं इस बात के लिए खुद शर्मिंदा हूँ कि बहुत बार आपने कहा और मैं समय अपना व्यवस्थित सेट नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण मैं लगभग 2 महीने पहले मैंने आपका एक सत्र अटेंड किया था जब मैं मुंबई में थी। और आज उसके बाद आज सेकंड सत्र में आई हूँ। तो आज आपने आने का और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। उस दिन भी मैंने जब अटेंड किया था तब पहली बार मुझे समझ में आया कि यहाँ मेरे शब्दों में बच जाइए क्योंकि मैं थोड़ा मिक्सअप करके बोलती हूँ कि वैरायटी ऑफ विद्वजन कहे तो ज्यादा अच्छा है कि हर विषय के और हर विधा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहा जाए कि एक समुद्र मंथन जैसे होता है ना, वहां से कुछ निकाल के ले लेना। तो मुझे लगता है कि रोज रोज आपका जो ये सत्र चलता है उसमें कुछ ना कुछ लोगों को इनपुट ऐसा मिलता ही होगा जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत होता होगा।
तो उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरा लगातार प्रवास रहता है तो मैं कई बार सोचती हूँ लेकिन अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं मेरा नाम तो मालूम ही है कि डॉक्टर आर.एच. लता है, प्यार से सब लोग लता ही बोलते हैं मुझे। और वर्तमान में मैं अभी सरकार के एक उपक्रम में स्वतंत्र निदेशक के पद पर हूँ। तो थोड़ी-सी सरकारी ज़िम्मेदारी और बहुत लंबे समय तक मैं योग के क्षेत्र में काम करती रही हूँ। उसके बड़े सारे अपने अनुभव हैं और इतना समय काम किया तो उसके बाद उसको लेकर ही अभी भी कुछ वर्तमान में भी चल रहा है जिसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँगी। और आपका ये जो पूरा प्लेटफ़ॉर्म है मैंने देखा है कि वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर विषय जो है वो एग्रीकल्चर के ही हैं। किस तरह से उपज को लेकर, बीज संरक्षण को लेकर, प्रकृति, पर्यावरण को लेकर सब विषय बहुत अच्छे से आपके द्वारा रखे जाते हैं। तो मेरा जो काम है वो थोड़ा-सा मल्टी डायमेंशन वाला ही है। मैं कुछ एसएसजी के साथ काम करती हूँ, कुछ योग के क्षेत्र में काम करती हूँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में काम करती हूँ, कुछ सामाजिक क्षेत्रों में काम करती हूँ। तो कोशिश ये रहती है मेरी कि जिस जहाँ पर भी हूँ और जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी तक अर्जित किया है, वो सारी अपनी जो ज्ञान है उसको वहाँ पर उनके साथ शेयर कर सकूँ और कुछ वहाँ अच्छा हो सके। दूसरी कोशिश मेरी लगातार ये रहती है कि जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए तो वो मैं ले लूँ, जिसका मैं कहीं और जगह पर इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये लेना और देना मेरे जीवन में अनवरत चलता रहा। कहते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, तो ये कुछ 2-3 बिंदुओं पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कि एक तो अपना विद्यार्थी जीवन नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हम इतने परिपक्व नहीं हैं, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि एक ही जीवन में हम सारा कुछ अर्जित कर लें। तो इसके लिए ये भाव हमेशा होना चाहिए कि कहाँ से हमें क्या चीज़ जानकारी मिल सकती है, क्या हम लोगों से समझ सकते हैं। ज्ञान लेने के लिए कोई ऐसा भी नहीं होता कि किसी बड़े गुरु को ही बनाए तो ज्ञान प्राप्त हो। एक छोटा बच्चा भी बहुत ज्ञान की बात हमें कभी-कभी बोल देता है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर जाती। तो ऐसा जहाँ कहीं से भी मिले, मैं सबको ही ये बात बोलती हूँ कि जहाँ कहीं से भी आपको थोड़ी-सी भी जानकारी, थोड़ी-सी भी ज्ञान की बात प्राप्त होती है, तो आपको ज़रूर उसको लेना चाहिए। बिना इस भाव के कि मैं बहुत ज्ञान रखता हूँ, मतलब मैं जानकारी रखता हूँ। आजकल मैं लगातार मेरे कार्यक्रम जब होते रहते हैं या मैं किन्हीं के कार्यक्रमों में जाती हूँ, तो मैंने पाया है कि लोगों में सुनने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो गई है। वो बोलना ज़्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए कि सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। तो कभी भी जैसे आपको मालूम है कि आप इस क्षेत्र में पारंगत हैं, आपको बहुत अच्छे से इस बात की नॉलेज है, तो कभी भी आप एक लोगों के गुड फेथ में कुछ जानकारी देना भी चाहेंगे, तो सामने वाला तुरंत बात को काट देता है, हाँ, हाँ, मुझे पता है। हाँ, हाँ, वो ऐसा है। हाँ, मुझे ये जानकारी है। तो हो सकता है आप बहुत अच्छी बात उसके लिए बोल रहे हो, लेकिन ये ना सुनने की प्रवृत्ति कई बार लोगों को बहुत अहित पहुँचा देती है। तो ये थोड़ी-सी लोगों में मानवीय जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो आज का अपना जो विषय था, वो महिलाओं से मैंने संबंधित रखा था क्योंकि लगातार अभी महिलाओं के साथ ही मैं कुछ-कुछ विषयों पे काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि योग के क्षेत्र में तो मतलब योग के विषय पे तो आपके हर सत्र में कोई ना कोई विद्वजन आते ही हैं, बताते ही हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा-सा हट के बात को रखें। तो महिलाओं की पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस के साथ मतलब सरकारी तंत्र के साथ क्या भूमिका हो सकती है या क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं इस विषय पर आज बात रखना चाहती हूँ। जैसा आप जानते हैं कि समाज का कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हो,
महिलाओं की भूमिका उसमें सबसे पहले होती है, क्योंकि समाज है मीन्स उसकी पहली इकाई हमारा परिवार होता है, और परिवार की धुरी होती है मातृशक्ति, जिसके माध्यम से ही पूरा परिवार संगठित रहता है, अपना कार्य कर रहा होता है। तो जब परिवार से उठ के जब समाज की बात आती है और हम महिलाओं को छोड़ दें तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम जानते हैं कि उनकी भूमिका ही महत्वपूर्ण है, तो हमें उन सब बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ पर उनके माध्यम से समाज को कुछ अच्छा मिले, ना कि उनके माध्यम से समाज में कुछ विकृति आए। तो ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी हमारी समाज की जो महिलाएँ हैं, जो विद्वान महिलाएँ हैं, जिनका चिंतन मनन हर वक़्त समाज और देश हित में होता रहता है, उन्हें चिंतन करना होता है। तो उन महिलाओं का समाज के प्रति योगदान कैसे? ज़रूरी नहीं होता है कि आजकल जैसे प्रचलन है कि कहीं पर भी संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पे अपने विचार रखे जा रहे हैं। नहीं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है कार्य करके, अपनी अपनी उपस्थिति और अपने कार्य को प्रदर्शित करके, वो चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो। तो वो कैसे अपने को बता सकती हैं कि सबसे पहले तो वो अपने परिवार को सँभालें, परिवार के प्रति जो भूमिका है उसको व्यवस्थित करें, और उसको व्यवस्थित करने के बाद जब उन्हें ये चीज़ की संतुष्टि हो परिवार की तरफ से भी कि वहाँ उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनकी अनुमति है या उनका उनके हमारे परिवार की किसी व्यवस्था में कि कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है। ये चीज़ों से अगर वो संतुष्ट हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार के प्रति बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तब वो समाज के बारे में भी थोड़ा-सा अपना समय और योगदान दे सकती हैं। अब समाज में उनकी भूमिका कहाँ आती है? कि समाज में कुछ भी घट रहा है, कुछ भी बात हो रही है। आज बहुत सारी समस्याएँ, एक समस्या नहीं है। लेकिन उसके प्रति जब हम जागरूक नहीं होते, उसके प्रति जब हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके प्रति हम जब बोलते ही नहीं हैं किसी भी तरह, ना परिवार में, ना बाहर, तो क्या होता है कि वो विषय बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर वही एक महिला इस बात के लिए अ, अपना विरोध दर्ज करा दे कहीं से भी कि नहीं ये गलत हो रहा है समाज में। कई बार होता है ना, घर में भी हम चर्चाएँ कर रहे होते हैं और देखो ऐसा हो गया, तो घर में कई कई घरों में ऐसा कई जगहों में दिखा है कि पुरुष वर्ग कहता है नहीं अच्छा हुआ, बहुत ठीक रहा, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अगर वो गलत है तो उस घर की महिला कह सकती है नहीं ये उसके साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा अपना विरोध दर्ज करा के, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकती। आज विषय बहुत सारे हैं, हमारे बच्चों को लेकर बहुत सारे विषय हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे विषय हैं, समाज में और अनधिकृत लोग आके जो माहौल परिवार का मतलब समाज का खराब कर रहे हैं, वो बहुत सारे विषय हैं। जागरूकता का एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हमारे लोग मतलब हमारे से मतलब मैं हिंदू समाज की बात करती हूँ कि बहुत ही सोए वाली अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा, और इतने क्या शब्द बोलूँ मैं कि उदारपन का भी एक लिमिट होती है ना, अति उदार की श्रेणी में आते हैं। उनको ये क्लेरिफ़िकेशन ही नहीं है, ना उनको इस बात का अंदाज़ है कि हमें किस चीज़ के लिए जागरूक रहना है और किस चीज़ के लिए जागरूक नहीं रहना है। जहाँ किसी बात को मुद्दा को उठाना चाहिए, वहाँ उठाते नहीं हैं, और जहाँ उठाना नहीं चाहिए, वहाँ म रूप से उसको उग्र रूप से उसको उठा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, चाहे वो ये सारी विषयों से लेकर भी हो सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं। तो इन सब विषयों के लिए अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, लोगों के को आगाह नहीं करेंगे, तो उससे समाधान नहीं होने वाला। मैं छोटी-छोटी चूँकि महिला पुरुष से संबंधित है और समाज से संबंधित है, तो मैं कुछ उदाहरण उसमें आपको रखना चाहती हूँ, जो मुझे कई बार कष्ट देते हैं।
हमारे नवरात्र आते हैं या हमारे कोई भी पर्व आते हैं, तो हमारे समाज में एक दान का बहुत प्रचलन है। हमें ऐसा लगता है अगर हमने दान नहीं किया, तो शायद हमारा कोई उद्धार ही नहीं होगा और हमारे ग्रह नहीं सधेंगे, हमारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। ऐसे हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है हमारे हिंदू समाज का कि हमें कुछ ना कुछ भले ऊपर से आजकल बहुत यूट्यूब पे और रील में आते रहते हैं कि फलानी चीज़ का दान करो, वो करो, तो और भी ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो एक बार मैंने देखा जब हमारे भोपाल में ही एक स्थान है, बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर नवरात्र में भंडारा चल रहा था और मैं वहाँ से गुज़री। तो मैंने देखा वहाँ पर लाइन से सारे एक ही ड्रेस कोड वाले लोग लाइन लगा के उस भंडारे में थे। इक्का-दुक्का कोई हिंदू था जो वहाँ पर उस भंडारे में शामिल था। तो मैं सोच में पड़ गई कि इस भंडारे का मतलब क्या है? क्या अर्थ निकलता है? और उसमें उसको आयोजित करने वाली भी हमारी एक बहन ही थी। तो उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर हमें दान पुण्य ही करना है, तो हम कहीं धर्मशाला में करें, कहीं हम वृद्धाश्रम में करें, कहीं बच्चों के अनाथ बच्चों के पास जाके करें या किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे दें या किसी गरीब व्यक्ति या जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसकी मदद कर दें। इस तरह के भंडारे और इस तरह के आयोजन का हमारे समाज में कोई मतलब नहीं निकलता और मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत पुण्य मिला होगा इसके लिए। तो ऐसी ऐसी विधि में उदाहरण दिया कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए, ये चेतना और ये विवेक भी हमारे पास होना चाहिए, उन बहनों के पास जो बड़े उत्साह में आके कुछ करने का कहती हैं या करती हैं। तो उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि वो विचार करें समाज में कहाँ आवश्यकता है। तो इसी तरह पर्यावरण की भी अगर हम बात करते हैं, तो पर्यावरण में भी क्या है कि हम अपने घर तक बहुत अच्छे से सीमित हैं, चाहे वो साफ-सफाई हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे हमारे प्लांटेशन की बात हो, चाहे हमारे घर में पला हुआ एक जो भी पेट होता है, वो हो। तो हम अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक भी होते हैं, बहुत इन सब चीज़ों के लिए सब व्यवस्था करते हैं कि हम कैसे अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम बिल्कुल अपनी दहलीज से बाहर निकलते हैं, तो हमारी जो सोच है और हमारा जो व्यवहार है, वो बदल जाता है। वहाँ पर हम इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते हैं कि हमारा घर का ही कचरा अगर दरवाजे पे पर रखा है और किसी ने उसको गिरा दिया है, तो हम वापस उसको अपने डब्बे में भर लें या हम व्यवस्थित उसको जगह पर पहुँचा दें। तो इन सब बातों से भी हमें कोई लेना-देना नहीं होता। अगर हमारे किसी व्यवहार से किसी को तकलीफ हो रही है, चाहे वो हमारा कोई साउंड सिस्टम क से रिलेटेड हो, चाहे हमारे घर में कोई फंक्शन हो उससे रिलेटेड हो, तो हमें इस बात की भी परवाह नहीं होती। मैं देखती हूँ कि आजकल लोग अ, व्यवहार में मतलब पड़ोस के व्यवहार में भी सामान्य नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। लोगों से उनके घर में क्या दुःख-दर्द है, क्या तकलीफ है, ये हम नहीं कहते आजकल बहुत सब लोगों के पास समय की बहुत अभाव रहता है, तो जाके उनके घर बैठो, हाल-चाल पूछो, ये समय अब खत्म हो गया। अब ना हमारे पास समय, ना सामने वाले के पास समय। लेकिन हाँ, कभी हम सामने टकराते हैं, आते-जाते भी मिलते हैं, तो एक राम-राम तो की जा सकती है। तो मैं देखती हूँ कि वो भी नहीं करते हैं लोग। लेकिन इससे क्या एक मैसेज जाता है कि कल को जब हमारे बड़ी-बड़ी घटनाएँ जब हो जाती हैं, आप देखते हैं अखबारों की जब सुर्खियाँ बन जाती हैं, पुलिस आती है और पूछती है कि ये कैसे व्यक्ति थे, क्या थे? तो पड़ोसियों का हमेशा ये आप कभी भी देखिए जब बड़े ऐसे कुछ घटनाएँ होती हैं, तो उनका कहना ही ये होता है कि हाँ, वो आते-जाते दिखते थे और कभी-कभी वो कोई साथ में आते दिखते थे, कभी उनके यहाँ ये कोई आता था। मतलब वो उसकी सिर्फ़ जानकारी दे पाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि वो व्यक्ति विशेष कैसा था। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना इंटरैक्शन कभी उनके साथ किया ही नहीं। अ,
मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भी बड़ी संकोची स्वभाव की हूँ और बोलना तो मैंने अब सीख लिया है, मैं पहले तो बोलती भी नहीं थी। अब तो बस कुसुम दीदी जैसे हमारे बहुत सारे अ, सहयोग देने वाली दीदियाँ हैं जो आगे मोटिवेट करती रहती हैं, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी हूँ। तो मेरा जो संकोची स्वभाव था उसके कारण मैं भी ऐसी ही थी कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि मुझे किसी बात का गर्व था कि अ, मैं बात कर लूँगी तो मुझे मैं मतलब मेरी इमेज नहीं है ऐसी, तो वो नहीं था। सिर्फ़ एक स्वभाव संकोची स्वभाव। तो ऐसा मुझे बहुत सारे लोग मिले, ख़ास तौर पे बहनें ही ऐसी मिली मुझे कि जिन्होंने खुद से आगे आके अगर आके पास मुझसे पूछा, "क्या करते हो? कैसे है?" घर की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। एक हमारे पड़ोस में एक थोड़ी दूर पे एक घर था। वहाँ पर एक अब तो वो मेरी अच्छी दोस्त है, तब मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि समाज में हमें किन बातों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, खास तौर पे महिलाओं को। तो उस समय कुछ ऐसा था कि थोड़ी परिस्थितियाँ मेरी घर की गड़बड़ा गई थी और मैंने घर अपना बड़ा जो मकान था वो बेचा था। अब चूँकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मम्मी ने घर बड़ा बेच दिया, तो हमने सेम वैसा ही घर रेंट पे ले लिया था। तो जब हमने रेंट पे लिया तो उस लाइन में अब उस समय मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ भी थी, तो वो रखी रहती थी। तो अब नए-नए लोग तो जानते नहीं है ना कि कौन है, क्या है करके और चलाने वाली मैं अकेली होती थी। तो मैं कभी कोई-सी गाड़ी उठाती थी, कभी कहीं कोई-सी गाड़ी उठाती थी। तो एक दिन वो एक महिला हमारे 2-3 घर छोड़ के थी, वो सुबह-सुबह टहलती हुई आ गई। तो मैंने उनको बुला लिया, "आइए बैठिए, सुबह की चाय पीते हैं" करके। तो पहली बार मुझे किसी ने इतने विस्तार से पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा, "क्या है? और आप तो अकेले ही गाड़ी चलाते हो, 3 गाड़ियाँ क्यों रखते हो?" मैंने उसके रीज़न बताए उनको। उन्होंने ये पूछा, "आपका अर्निंग सोर्स क्या है?" तो पहले तो मुझे बुरा भी लगा कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ, इन्हें पता होना चाहिए। अगर इनके मन में ये प्रश्न आया और इसका मैंने जवाब नहीं दिया, तो ये फिर अपने तरीके से उस विचार को करके और अपने तरीके से उसका उत्तर बना लेंगी और फिर वही वो बात दूसरों के साथ भी शेयर कर सकती है। तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। तो वो बहुत मेरी इतनी अच्छी मित्र बनी और उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में कुछ समस्या उनके साथ भी आई जिनमें मैंने उनकी मदद की। तो कहने का मतलब ये है कि हम गृहिणी हैं, महिलाएँ हैं, हम आसानी से समाज में, परिवार में घुल-मिल जाते हैं। हमें कहाँ हमारी मदद की आवश्यकता है और कहाँ हमें दूसरों को मदद देने की आवश्यकता है, ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये भूमिका कभी भी किसी भी महिला को छोड़नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी अपने जीवन में यही करती हूँ। मैं सक्षम थी तब भी मैं करती थी, सक्षम नहीं हूँ तब भी करती हूँ। कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से अगर हम मदद नहीं कर सकते हैं, तो जो आपके पास ज्ञान है, उसके माध्यम से आप मदद कर सकते हैं किसी की भी। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से हम परिवारों के बीच में और देश के विकास की बातें जब हम करने लग जाते हैं, तो उसमें भी जैसे अभी मैं अभी इंडस्ट्रीज़ में हूँ और अभी रिसेंटली मैं 2-3 दिन पहले ही दिल्ली से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हूँ। सरकार ने अभी बहुत सारे नए बिंदुओं पे काम करना शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि नित्य निरंतर एक नए-नए अ, विषय लेकर लगातार विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें जैसी आवश्यकता है, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे समाज की भूमिका को लेके, चाहे ग्रोथ को लेकर हो। तो नए-नए विषय उसमें जोड़े जा रहे हैं और उनको लेकर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और उसमें सब लोगों को लगाया जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ भी उसमें बहुत आगे काम कर रही हैं। तो वहाँ पर जब ये बातें सब आ रही थी तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात सबसे ज़्यादा हुई और उसमें भी उन्होंने वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बातें की कि महिलाएँ बहुत अच्छे से सोच पाती हैं कि अगर हमारा सीएसआर भी है तो वो कहाँ ज़्यादा अच्छे से खर्च हो सकता है या किन विषयों को हम ज़्यादा अच्छे से जल्दी से ले सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं।
और नए स्टार्टअप के बारे में, नए विजन को लेकर, इनोवेशन को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। अभी जो वर्तमान में विकसित भारत के लिए जो नया अभी मुहिम शुरू की गई है वो ESG को लेकर है, जिसमें पर्यावरण है, समाज है और गवर्नेंस है। इन तीनों का समन्वय आज के समय में बहुत जरूरी है। तब हम परिवार से उठ के अगर हम प्रदेश और देश की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर भूमिका की बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में आज आप भी समझते हैं कि काम कर रही हैं। चाहे उद्यमी महिलाएं हैं, उनका भी एक बहुत विशाल समूह है। मैं SSG विकी SSG डेवलपमेंट काउंसिल की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और विकी ऑर्गेनाइजेशन में ही मैंने देखा है कि प्रोफेशनल 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 5 लाख महिलाएं एक बहुत बड़ा फिगर है। तो ऐसे ही फिक्की भी है, उसमें भी उद्यमी महिलाएं हैं। लघु उद्योग संघ है, उसमें भी मैंने देखा है बहुत महिलाएं हैं। तो महिलाओं का बहुत बड़ा समूह जो उद्योगों को लेकर, MSME को लेकर, स्टार्टअप को लेकर बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है। तो आज क्या हो रहा है कि उस टॉप लेवल पर भी महिलाएं बैठी हुई हैं, और एक बिल्कुल घर से जो कुटीर उद्योग चला रही है, छोटा-छोटा अपना स्टार्टअप करके भी काम चला रही है, तो उसको भी उन सब बात चीज़ों की और उन सब मदद की आवश्यकता है। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो? मतलब एक टॉप लेवल पे अगर प्लानिंग बनी है और नीचे लेवल तक जाए कैसे? तो कई बार होता है कि महिलाएं संकोची स्वभाव के कारण इतनी आसानी से उस नेटवर्क से जुड़ नहीं पाती हैं। मतलब गवर्नमेंट की क्या स्कीम चल रही है, उसको कैसे हासिल किया जाए, कैसे उसकी जानकारी मिले, किससे मिला जाए, कैसे काम किया जाए, इस सब चीज़ों के लिए वो उनके इधर मन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उनको एक राह नहीं मिल पाती। तो आज के समय में ये अपील की जाती है, और मैं भी ये कहती हूँ कि कोई भी जो महिला जो उद्यमी क्षेत्र में काम कर रही है, वो एक छोटा-सा एक अपना एक पार्ट ऐसा बना के ज़रूर रखे कि जहाँ पे उसका सीधा कनेक्शन उन लोगों के साथ भी हो, नेटवर्क ऐसा हो कि जिनको ये चीज़ों के लिए प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जा सके। उनको चाहे वो छोटे स्तर पे हो, 1 टू 1 हो, चाहे एक प्रोग्राम करके हो। तो उनको कहीं न कहीं जोड़ना, ये काम महिलाएँ ही करें, तो मुझे लगता है कि वो जो एकदम निचले स्तर पे जो महिला बहुत राह देख रही है आगे बढ़ने की, तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इसके लिए। तो ऐसा उसमें भी चर्चा हुई, और मैं भी ऐसा समझती हूँ कि इसमें महिलाओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्यावरण कहाँ खराब हो रहा है। पर्यावरण से मतलब खाली प्रदूषण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो, चाहे हवा से हो, चाहे पानी से हो, हर क्षेत्र में देखा जाए, चाहे रेडिएशन का हो, और अब वो जो बड़ा जो प्रदूषण आ रहा है, वो स्पेस वाला है। तो अब इन सारे प्रदूषण से रोकने से पहले ज़रूरी है कि उनके उनके जो खतरे हैं, उनकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके बारे में तो लोगों को पता हो। तो ये ही जानकारी लोगों को नहीं होती है। अब चूँकि हमारा जो क्या बोलेंगे, एक पावर हाउस है, वो हमारे घर में महिलाएँ होती हैं। बच्चों को भी अगर डाँट लगाती है तो महिलाएँ लगाती हैं, पति को भी डाँट लगाती हैं तो महिलाएँ लगाती हैं। तो अगर हमें ये पता हो कि किस चीज़ का हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, बता सकते हैं, खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही उस चीज़ की जानकारी नहीं रखते, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो छोटी-छोटी बातें हैं, चाहे हम अगर मोबाइल की इस्तेमाल की बात ले लें। बहुत लंबे सिटिंग जो हमारे सिस्टम पे बैठना पड़ता है, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन रेडिएशन तो अपने आप दिनों-दिन बढ़ रहा है। हमारे घरों में वाईफ़ाई का सिस्टम है, हम हर वक़्त रेडिएशन की जद में रहते हैं। इसके कारण हमारा शरीर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि इन सब चीज़ों के लिए बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए लिमिट होनी चाहिए।
और इसके लिए एक ब्रेक भी होना चाहिए, तो वो ब्रेक नहीं होता है। नॉन स्टॉप अगर हम कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आते ही आते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें या पानी को भी, आजकल वाटर लेवल को, वाटर के लिए, पानी के लिए, जल प्रदूषण के लिए भी सरकार ने बहुत सारे अभी स्टेप उठाए हैं, उसको लेकर भी काम अच्छे से हो रहा है। तो अब उसका सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है उसके प्रदूषण में, भूमि स्तर पे उसमें जो पॉल्यूशन बढ़ा है उसको लेकर, तो हम कुछ चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन हम उनको रोकते टोकते नहीं। जैसे अभी प्लास्टिक है, पन्नियां है, इनके लिए हमने इतने जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन उस जागरूकता अभियान में हमें चलाने वाले भी, कभी भी आप देख लीजिए जिन्होंने चलाए हो, वो भी कभी ना कभी हाथ में पन्नियों में सामान लेके जाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो हमारे यहाँ कोई इस चीज का संकल्प नहीं लिया जाता कि अगर हमने ये चीज का सोच लिया है कि भाई इससे हानि होती है, तो हम इसको संकल्प ले लें कि हम ये काम अब नहीं करेंगे, तो वो हो नहीं पाता है। वो अलग बात है कि कभी अपवाद में कुछ हो जाए, इमरजेंसी में कोई बात हो जाए, लेकिन हम यूज टू नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं दिनों दिन, विकसित भारत की तरफ और बढ़ रहे हैं, तो कहीं और मॉडर्न ना हो जाए उस तरह की, वो थोड़ी चिंता का विषय है। तो मैं पिछले साल ही यूरोप टूर पे गई हुई थी, और वहां पर बहुत सारे गांव वाली जगहों पर भी मैं गई। तो वहां के गांव भी हमारे शहरों जैसे ही लगते हैं, मतलब लगते ही नहीं है कि हम गांव में घूम रहे हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि किसी भी गांव में चले जाए, वहां की छोटी छोटी जो गलियां हैं, वो भी हमारे यहाँ जो आजकल बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्ट बने हैं ना, जिनमें बहुत सुंदर पाथवे बनाया जाता है, साइड में बहुत सुंदर प्लांटेशन करके रखे होते हैं, कुछ कुछ डेकोरेशन वाली चीजें रखी हुई होती हैं, कुछ डिस्प्ले रहता है, ऐसे करके जो हमारे यहाँ आज के टाइम में जो छोटे छोटे या बड़े बड़े रिसोर्ट बनते हैं, वैसा लुक जो था उन गाँव का था। और उस गांव में कोई सरकार नहीं कर रही थी, वहां के लोगों ने ही ऐसा सेटअप कर रखा था। पूरी गलियां, घर के दरवाजे के बाहर, यहाँ से अपने यहाँ जैसे नालियां होती है, वहां पे भी नालियां है, लेकिन वो नाली कहीं दिख नहीं रही थी। इतना अच्छे से उसको बहुत सुंदर से पाटा हुआ था, ढका हुआ था, उसके ऊपर उसका पॉल्यूशन, मतलब एयर गैसेस बनती है ना, तो उसके लिए छोटे छोटे होल भी थे, जहां से अगर बारिश हो तो पानी अंदर भी चला जाए और के अंदर गैसेस भी हो तो वो भी निकल जाए। और बाहर इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए थे बड़े अच्छे से, मतलब जो सड़क पे भी लगे हुए थे, उनका भी रख रखाव बहुत सुंदर था। वहां पर सारे जो सहकारी भवन जैसे अपने यहाँ होते हैं, यहाँ पर सब्सिडी वाला सामान और सस्ता सामान मिल जाता है, वहां पर भी इसी तरह के थे। लेकिन किसी भी सहकारी भवन में, मतलब वो भवन बोल रही हूँ, जो स्टोर था, या क्या बोलते हैं उसको, भंडार, तो जितने भी सहकार भंडार थे वहां पर, तो उनमें कोई भी मतलब व्यक्तिगत कोई व्यक्ति वहां पर उस पे नहीं था, उसका सामान बेचने के लिए या उसका पेमेंट लेने के लिए। वहां पर सिर्फ ये सिस्टम बना हुआ था कि सारा सामान वहां लगा हुआ है, आप एंटर करेंगे, जो भी सामान आपको लेना है वो अपने बैग में डालें, मतलब एक बकेट है उसमें डालते जाएं, और उस पैकेट से जब पूरा सामान आपका हो जाए, तब आप वहां पर अपना सामान उस पे एक एक करके रखते जाएंगे। उसका वो उसमें बिल आता जाता है, उसमें आप पेमेंट करिए, अपना सामान उठाइए और चले जाइए। कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो आप समझ सकते हैं ना कि कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे हमारा टेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से व्यवस्थित काम करने के लिए भी, हमारी ईमानदारी का भी, और हमारे सोच का भी, कि हम कैसे इस चीज को कर पा रहे हैं। तो मैं वहां खड़े खड़े सोच रही थी, मेरे मन में वो सामान जिनके यहाँ हम गए हुए थे वो लोग ले रहे थे, और मेरे मन में उस समय इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं ये सोच रही थी कि अगर मान लो हमने यहाँ ऐसा कोई भंडार खोल दिया, और यहाँ सीसीटीवी भी नहीं लगा है, अपने यहाँ तो सीसीटीवी भी लगे रहते, तब चोरियां हो जाती है, तो अगर वो भी नहीं लगा होता, तो यहाँ कोई सामान बचता कि नहीं बचता,
ये मेरे मन में उस समय क्वेश्चन आया। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। मैं देख रही हूँ आजकल, मैंने सुना है कि जबलपुर में भी कोई एक स्टोर खोला गया है इस तरह का, किसी ने प्राइवेट खोला है, लेकिन वहाँ पर भी किसी व्यक्ति को सेल के नहीं नहीं रखा है। लोग आते हैं, सामान लेते हैं। शायद मिठाई की दुकान है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, कुछ तो भी है जहाँ पे उन्होंने शुरू किया है। तो और ये चीज़ मैंने सेम, क्योंकि थोड़ी कल्चर का भी हम देखते हैं ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो उनकी कल्चर थोड़ी-सी अच्छे वाले लोग हैं, मतलब बहुत ईमानदार, बहुत जेन्युइन लोग हैं। तो उन कई सारे राज्यों में, मणिपुर है, कुछ मिज़ोरम है, इन राज्यों में भी मैंने देखा है कि वहाँ पर भी बहुत सारी जगह पर आपको बेचने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वहाँ पे उन लोगों ने इवन सड़क के किनारे भी, अगर जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे मिल जाएगा कि उन्होंने उन्होंने डिस्प्ले लगाया हुआ है और अभी उन्होंने मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए वहाँ पर चीज़ों के रेट लिखे हुए हैं सारे, कि ये चीज़ कितने की है, और वहाँ पे उन्होंने पेटीएम वाला क्यूआर कोड लगा रखा है। लोग निकलते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाते हैं, पेमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये जो एक जो सदाचार और कहा जाए अपनी ईमानदारी का जो परिचय है, वो कहीं न कहीं हम महिलाएँ ही अगर इसको स्थापित करने में सक्षम हो गई, तो शायद हमारे देश का बहुत जल्दी अ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ जाए। हाँ, उसमें एक बात और मैं बताना भूल गई कि वहाँ पर पूरा जो मार्केट एरिया में भी जब हम गए थे, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा पॉली बैग जैसा या इवन कपड़े का भी, पेपर का भी किसी के हाथ में बैग नहीं मिला। जितने लोग थे वहाँ पे या तो जूट का बैग था, या फिर कपड़े का बैग था, या जो हैंडमेड वाले जो जूट टाइप के ही जो बैग होते हैं, वो वाले बैग थे। या फिर वो ट्रॉली वाला सिस्टम वहाँ बहुत होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो सामान उठा नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे सामान कैरी करने के लिए छोटी-सी ट्रॉली सबके घरों में होती है। वो उसको लेके जाते हैं, उसमें भी एक बकेट लगी रहती है, तो उसी में वो रखकर वो खिसकाते हुए लेकर आ जाते हैं। तो मुझे वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का पॉली बैग जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। तो इससे समझ में आता है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए, और हो सकता है मैंने पूछा नहीं कि वहाँ पेनल्टी लगती होगी, जिसके कारण थोड़ा, क्योंकि वह बिना प्रीत होती नहीं है, तो हो सकता है उस वजह से भी रहा हो, लेकिन वहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये ऐसा कुछ हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी किया जा सकता है। हालाँकि सरकार पेनल्टी लगाती है, पर वो कहीं कहीं अप्लाई होती, कहीं नहीं होती है, और हम भी नहीं सुधरते हैं, हम भी फिर धीर थोड़े दिन संकल्प भी ले लेते हैं, कुछ दिन चलाते भी हैं और उसके बाद फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो ये जब अगर हम ठान लें घर से, कि घर से अगर बच्चे को भी अगर हमने कहा कि बेटा ये लेकर आना, तो उसके पास भी बैग होना चाहिए, एक गाड़ी में बैग रखो डाल के हमेशा, तब तो हम ये सब कामों में हो सकते हैं। तो ये सब भूमिकाएँ, छोटी-छोटी भूमिकाएँ हैं जहाँ पर मैं समझती हूँ, महिलाएँ अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आजकल हॉस्टल की प्रवृत्ति, हॉस्टल में रहने की एक समस्याएँ भी होती हैं कि नई साधन है, हर जगह अपने स्टूडेंट रह रहे हैं। बड़े सारे हॉस्टल हब बन चुके हैं कई जगहों पर। मैंने देखा पर्यावरण से बिगाड़ने का काम वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। वहाँ आस-पास बड़े सारे होटल खुले हुए होते हैं, छोटे-छोटे ढाबे खुले हुए होते हैं, और वो लोग भी, वो कभी भी अ, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, कोई व्यवस्थित सिस्टम करें। एक पहले हम लोग भी कभी टिफ़िन खाया करते थे, तो हमारे पास एक टिफ़िन वो बॉक्स हुआ करता था, जिसमें हम देकर आते थे और लेकर आते थे। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि वो प्लास्टिक के पैकेट में ही वो खाना जाता है, और एक अगर अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी ले लें, तो उस फ्लैट के अंदर अगर 4 बच्चे भी रह रहे हैं, तो 4 के 2 टाइम का भी खाना आ रहा है, तो 8 वो डब्बे जो हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे कितने लोग मँगा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और डेली इतना कचरा निकल रहा है, इसकी कोई संख्या नहीं।
और इसके रोकथाम के लिए ना तो कोई सोचता है और ना कोई विचार करता है। अगर सजेशन भी दे दें तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो, कैसे हो, वो नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि इसमें भी अगर हमें, जैसे मैंने देखा, मुझे तकलीफ हुई, अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा होता तो 100% मैं उनको, अपने बच्चों को ये सलाह देती कि बेटा आप ऐसा सिस्टम करो। इससे आपको समाज, पर्यावरण को ही नहीं, आपको भी उतना ही नुकसान है जितना आप दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। उस प्लास्टिक के पैकेट में गरम खाना डाल के वो लोग भेजते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में, हम पानी की बॉटल भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्लास्टिक की बॉटल है। हमारे, अब तो ये तो रिसर्च से भी पूरा सबको पता चल गया है कि हम कितना कंज़्यूम कर रहे हैं, कितनी प्लास्टिक अपने शरीर में ले जा रहे हैं। उससे हमारे शरीर को कितनी सारी विकृति हमारे शरीर में आती जा रही है। तो ये चीज़ें हमारे घर की महिलाएँ भी नहीं टोकती हैं। वो भी नहीं कहती हैं। जब बच्चा आपका बाहर पढ़ रहा है तो वो नहीं पूछती हैं कि बेटा खाना कैसे आता है और क्या करते हो? अगर ये छोटी-छोटी बातों पे अगर आप टोकना और उनको समझाना, क्योंकि कई बार पता होता है लेकिन घर में भी क्या होता है, डेली हमारे बच्चे होते हैं, डेली ही हमें उनको कहना पड़ता है ना, बेटा टाइम से नहा लो, खाना खा लो। अब ये तो है नहीं कि आज कह दिया हम कल नहीं बोलेंगे, कल उनको नहाने को भी नहीं बोलेंगे, उनको ब्रश करने को भी नहीं बोलेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, आपका डेली काम है, आपको मालूम है आप नहीं बोलोगे, वो भी बच्चे भी आदी हैं, जब तक मम्मी की डाँट नहीं पड़ेगी, सुनना नहीं है। तो जब हम डेली वहाँ अपनी छोटी-छोटी बातों के लिए टोक रहे हैं, तो हम बड़ी बातों के लिए भी टोके, जो इनडायरेक्टली आपके बच्चों को ही नुकसान पहुँचाता है। तो ऐसे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अ अ, मानव समाज को कहीं न कहीं नुकसान पहुँच रहा है। उस पे आप लोग, महिलाएँ जागरूक हों, भूमिका उनकी है लेकिन जागरूक नहीं हैं, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ। गवर्नेंस की बात आती है, तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया कि बहुत सारी स्कीम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपार रास्ता लोगों के लिए खोल रखा है, महिलाओं के लिए स्पेशली, कि आप आगे बढ़ो, काम करो, जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहते हो उस क्षेत्र में करो। उनके लिए सब व्यवस्थाएँ भी हैं, बहुत सारे अ, उनको सहयोग मिल रहा है, उनको लोन फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको ट्रेनिंग मिल रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी तक वहाँ तक अपनी अप्रोच नहीं बना पा रहे। तो एक रोल, किसी भी कोई भी क्षेत्र में महिलाएँ हैं, जिससे भी, चाहे मान लीजिए कोई प्रोफ़ेशनली ब्यूटी पार्लर का ही काम कर रही है। अगर उनको उसके बारे में जानकारी है और कोई नई महिला उसको करना चाहती है, तो उसके बारे में उस थोड़ा-सा उसको समझाइश दें, जानकारियाँ दें। तो ऐसी छोटे-छोटे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं एसएसजी की बात कर रही थी, जैसे मेरी इतनी जानकारी या नॉलेज नहीं है। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ़ इसलिए अपने साथ जोड़ा कि मैंने देखा कि महिलाएँ बहुत सारे ऐसी हैं कि जिनको कुछ काम की आवश्यकता है, पर उनको नहीं पता कि वो किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो उनको बहुत अच्छी बुनाई आती है, किसी को सिलाई आती है, कुछ लोग खाने की कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से बना लेती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उससे उनकी अर्निंग कैसे होती है। अब तो सोशल मीडिया ने बहुत कुछ लोगों को ज्ञान दे दिया है, लेकिन अभी भी अगर आप गाँव देहात में जाएँगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल निल मिलेंगी, उनको नहीं पता, पर वो काम करना चाहती हैं। उनको भी 2 पैसे कमाने हैं, ये भाव उनके अंदर है। तो क्या हमारा ऐसा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करें? तो यहाँ मैंने अपना, हाँ, मैं थोड़ा-सा अपने उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि मैं जैसे योग के क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, तो इसके लिए हमने इंडियन योगिनी एसोसिएशन एक बनाया। मैं बहुत सालों से योग के क्षेत्र में काम करने वाली जो विदुषी महिलाएँ हैं, उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम लगातार करती आ रही हूँ। और वो सम्मान देते-देते अभी वो परिवार ही इतना बड़ा हो गया कि चाहे वो देश हो, चाहे विदेश में हो, मेरे बहुत सारे लोग, मुझे अब लगता ही नहीं है कि हम एक, मतलब जो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो वो मेरे भाव मेरे साथ हो चुका है।
तो मुझे लगा कि जब परिवार इतना बड़ा ही हो गया तो थोड़ा-सा उसको व्यवस्थित कर दिया जाए। तो उसके लिए मैंने इंडियन योगिनी एसोसिएशन पूरा बनाया और पूरे भारत में अब उसकी पूरी टीम अच्छे से बन चुकी है। इतना लोगों ने बढ़-चढ़ के उसमें अपनी भागीदारी दी है और हर राज्य में एक अच्छी टीम गठित हो चुकी है। किसी भी राज्य में अगर हम कोई भी अब कार्यक्रम करना चाहें तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि महिलाएँ बहुत सालों-साल से योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे भी इतने सारे स्ट्रगल है, इतनी सारी समस्याएँ हैं जिनके साथ वो भी जूझ रही हैं। अगर प्रोफ़ेशन की बात करते हैं तो महिलाएँ क्या होती है, आसान वाला रास्ता पहले पकड़ती हैं। आसान रास्ता ऐसा नहीं कि उनमें साहस नहीं है, वो सिर्फ़ इसलिए पकड़ती हैं कि उन्हें सबसे पहले अपना परिवार को प्रोटेक्ट करना होता है। वो ये चाहती हैं कि मेरा परिवार कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो और मैं थोड़ा-सा समय बचाकर समाज में कुछ काम कर पाऊँ, अपनी आइडेंटिटी बना पाऊँ, 2 पैसे अपने परिवार के लिए कमा पाऊँ। तो इसके लिए वो जो रास्ते अपनाती हैं, तो जैसे हमारे समाज ने भी कुछ कैटेगरी बना दी उनके लिए कि भाई तुम्हारे लिए ये प्रोफ़ेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें एक टीचिंग का हो गया, एक अपना नर्सिंग का हो गया, ज़्यादा और थोड़ा बड़ा हो जाए तो डॉक्टर बन जाओ। फिर अब तो कोई सीमा ही नहीं है, अब कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएँ नहीं हैं। लेकिन एक जो परंपरागत चला आया वो ये था। तो अब उसमें तीसरा जो अगर हम देखा जाए कि जो उसमें एक बड़े स्तर पे जो महिलाएँ जुड़ी हैं, वो है योग का क्षेत्र। तो घर-घर महिलाएँ, जो माननीय मोदी जी का जो एक स्वप्न है ना, घर-घर योग, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिकाएँ महिलाएँ निभा रही हैं और आगे पूरा घर-घर योग जो होगा, वो ऐसे ही हो पाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे भाई लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी बहुत भूमिका रहती है। मैं सिर्फ़ इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि एक आसान रास्ता है, जिसके माध्यम से महिलाएँ अपने परिवार के साथ-साथ समाज को भी कुछ दे पाती हैं और दे रही हैं। तो हमने उसमें जब ये देखा कि सिर्फ़ योग की क्लास लेने से अ, उनका वो नहीं हो पा रहा है, अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मेरे मन में ऐसे विचार, मैं थोड़ी सोचती ज़्यादा हूँ, बहुत सोचने की बीमारी है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनके साथ ऐसे कुछ चीज़ों को जोड़ें, जहाँ से ये लोग खुद भी सक्षम हों और 4 लोगों को भी अपने साथ में कुछ काम दे सकें। तो हमने योग के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी उसके साथ जोड़ दी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब कि योग में जो चीज़ें लगती हैं, जो एक्सेसरीज़ लगती हैं, आपको यहाँ योग के क्षेत्र में काम करने वाले भी हमारे साथ बहुत सारे भाई-बहन होंगे। मैं जानकारी के लिए बताऊँ कि जैसे ही इस क्षेत्र को माननीय मोदी जी ने विश्व के पटल पर रखा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि देश से कम विदेश से इतनी सारी एजेंसी, इतनी सारी कंपनी यहाँ पर आकर स्थापित हो चुकी और उन्होंने सीधा अपना हाथ डाला है, तो उसमें डाला है मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा अर्निंग वो कंपनी कर रही हैं और हम लोग उनको पैसा दे रहे हैं। योग का प्रमोट हम कर रहे हैं, योग को लोगों के बीच हम लेके जा रहे हैं, पर पैसा वो कंपनीज़ कमा रही हैं। तो मैंने महिलाओं को यहाँ इसमें जोड़ा है, उनको कहा है कि आप बनाइए, आप मैट बनाइए, आप दरियाँ बनाइए, आप उसके कवर बनाइए। आप अभी मैंने अपना भी एक वो बनाया, उम, एक नेती किट बनाई मैंने उसको कि जो लोग ट्रैवल में होते हैं तो उनको कभी जो कोविड के टाइम में हम लोगों ने काम किए तो बहुत सारे अनुभव उसमें हुए थे, तो वो मैंने किट बनाई। हालाँकि अभी उसको मैंने मार्केट में भेज नहीं पाया है, कुछ लोगों के पास ही गई है। तो इसी तरह एक और बड़ा स्टार्टअप मैंने जो किया है, वो यहाँ योगिनी एसोसिएशन के बैनर तले, वो है हमने योगिनी स्टे होम। भारत में हमने अलग-अलग राज्यों में स्टे होम के लिए अभी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें जो महिलाएँ योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं या जिनका खुद का सेंटर है और उनके पास ऐसा कोई मतलब उनका जो घर है या अतिरिक्त कोई घर की जगह है, जहाँ पर वो 1-2 कमरे या 5-6 कमरे ऐसे निकाल सकती हैं,
जिनको बहुत अच्छे से रेनोवेट करके हमारे कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स बने हुए हैं, उसमें अगर वो उस क्राइटेरिया में उनको तैयार कर सकती हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको सर्टिफाइड करते हैं कि ये हमारे नेटवर्क में योगिनी स्टे होम का सेंटर है। तो ऐसे अभी हमने सबसे पहले हिमालय रेंज लिया था, लेह लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट, अभी मैं वो कराई हूँ वहाँ पर। तो वहां पर हमारे योगिनी स्टे होम शुरू हो गए हैं। तो अब ये इसको कैसे कैसे चलाए जाएंगे कि जैसे हम ही महिलाएं जब कभी बाहर जाने का प्रोग्राम बनाती हैं, कई बार आजकल ग्रुप में, सोलो भी, ग्रुप में भी टूरिस्ट पर्पस से घूमने का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। लेकिन महिलाएं अकेले होने के कारण कई बार नहीं सोच पाती हैं, तो उसके लिए उनको अकेले जाना और संभव नहीं होता। तो ये जो हमने स्टार्ट किए यहाँ पर, सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर उनके टूरिस्ट टूर का भी, सब चीजों का व्यवस्थित करने के पर्पज से, मैं थोड़ा विषय बड़ा है, फिर कभी बताऊंगी, मैं भूल गई उस विषय को पहले रखना था। तो ये एक शुरू किया। तो कहने का अर्थ ये है कि अब हमने उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कहा है कि आप इनको अपनी भूमिकाएं निभाएं और इसमें आगे बढ़िए। मैं कुसुम दीदी से पूछना चाहूंगी कि समय है या मैं यहीं पर समाप्त करना है, तो फिर मैं अपनी बात को जी ओम, प्रश्नोत्तर होंगे या जी प्रश्नोत्तर अभी आप समय दें? प्रश्न, हाँ हाँ अच्छा, जी बताए। ठीक है। अच्छा, प्रश्नोत्तर ठीक। रहेंगे, तो थोड़ा जी जी। 8 बजे समाप्ति होती है। तो अच्छा, उसके पहले दस ठीक है। मिनट 15 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। अच्छा, तो बस जी 5 मिनट में मैं अपनी बात को जी समाप्त जी करती हूँ। जी जी चलिए। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा ये तो मैंने अपना सोचा, तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हमारे पूरे भारत में एक से एक विद्वान महिलाएं हैं, और ऐसा नहीं कर नहीं रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। कुछ वेदों के ऊपर हमारी लक्ष्मी दीदी हैं, जो विवेकानंद केंद्र की फाउंडर प्रेसिडेंट भी रही हैं। तो उन्होंने वेदों के ऊपर इतना काम कर रही हैं, इतने सालों से मैं देख रही हूँ उनको। ऐसे बहुत महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो लेकिन कहीं पर वो सिमट के हो रहा है काम, और कहीं पर विस्तार में हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा लोगों को आगे आने की आवश्यकता है और अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। तो मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी, और आप सब लोगों ने मुझे बहुत गंभीरता से सुना। और हो सकता है मुझे बोलने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ गलत शब्दों का या गलत बात बोली हो तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ। और बस अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। नमस्कार। जी ओम, जैसा कि आपने हमको जानकारी दी है, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और प्रश्नोत्तर के पहले मैं आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार इस वक्तव्य पर दें, फिर प्रश्नोत्तर। जी ओम। जी धन्यवाद दादू। और आज की मुख्य वक्ता लता जी का अभिनंदन, स्वागत आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने इतने सारे विषयों को एक साथ समेटने का प्रयास किया है। और मुझे आपका योगिनी होम्स का आइडिया बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें कि मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी योगाहार है। मुझे भी लगता है कि योगाहार भी एक ऐसा इसके साथ क्या है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इंटीग्रेट हो सकते हैं। योगाहार स्टेज, योगिनी स्टेज, ये सब पद्धतियां हमारी एक ही हैं। रास्ता हमारे चाहे अलग अलग हों, लेकिन उसके पीछे जो लक्ष्य है सबका एक है। तो इन लक्ष्यों में कन्वर्जेंस को ढूंढते हुए और इसकी संभावनाओं को ढूंढते हुए अगर हम काम करते हैं, क्यों जैसा आपने कहा कि योग तो ठीक है और आहार अगर लेकिन ठीक नहीं है, जो कि आज के हम मॉडर्न जमाने में देख रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा भी कहना है, मेरा भी मानना है कि ये योगाहार और योगिनी ये सब एक ही हैं, ये भाई बहन हैं। इन दोनों को साथ मिलकर के आगे चलने की जरूरत है। और हमारे योगाहार के परिवार के सदस्यों को आपके विचारों से, आपके कॉन्सेप्ट से, आपके कार्यों के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है।
और आपके योगिनी की जो आपकी बहुत सारी एक फोर्स बन गई है, जो कि उद्यमिता पर भी आधारित हो गई है, उससे भी हमारे बहुत सारे साथी सीख सकते हैं। तो ये परस्पर सीखने-सिखाने का जो क्रम इस माध्यम से, आपके माध्यम से आपने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। मैं सारे विषयों को टच नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी अनुरोध है कि आने वाले समय पर हम निश्चित रूप से आपकी बातों को और सुनें और जो हमारे बीच में समानताएँ हैं, संभावनाएँ हैं, उस पर हम और चर्चा करते हुए इस क कार्य को साथ में हाथ मिलाते हुए कैसे हम साथ कर सकते हैं और कैसे हम अपने विचारों को जो अच्छे विचार हैं उनको आगे लेके एक अपने पैरों पर खड़ा करना कहेंगे या आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, इस तरफ हम कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से जो कार्य है उसमें जब आप काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं तो उसमें और ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जैसा कि आज आपने बताया भी है, बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। मुझे लगता है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय पर ये जो विषय आज आपने कुछ को टच किया है, उन पर भी हम और अधिक चर्चा करते हुए अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाएँगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी। और आपने अब आदरणीय मिथिलेश जी का हैंड रेज़ है, तो आप प्रश्न करें मिथिलेश जी। जी ओम, सदर को नमन वंदन और हमारी आज मुख्य अतिथि बहन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसे बताया तो वो बातें दिल को छुई, क्योंकि महिलाओं को सेवा के साथ साथ एक अच्छी इनकम यदि हमें मिलती है तो हम इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि हमें थोड़ी अर्निंग होनी चाहिए। जैसे हम योग करते हैं कराते हैं तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। सभी बहनें जो जुड़ती हैं तो कहती है कि हमें कुछ कोई काम ऐसा मिल जाए ताकि हमें अपने परिवार को चलाने के लिए या समाज का कार्य करने के लिए धन भी हमें अर्जित होना चाहिए। जी, यही मेरा प्रश्न है। तो हम इस कार्य में आपके साथ जुड़ेंगे और सीखेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। जी बिल्कुल। जी। मैं इसमें एक चीज थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, पवन जी भाई साहब ने भी बताया, क्योंकि वो बात चर्चा बाद में छोड़ी थी कि जो योगिनी स्टे होम शुरू हुए हैं उसमें उनका किचन गार्डन कंपलसरी है कि वो अच्छा सात्विक भोजन लोगों को दे सके, हेल्दी दे सके, तो वो उसमें क्राइटेरिया में ही रखा गया है। जी दीदी, मैं तो ऑलरेडी किचन गार्डनिंग और स्वच्छता पे कार्य कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। जी, अन्य अन्य कोई भाई बहन का और कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज़ करें जी या आप अपना प्रश्न करें। जी ओम, जी, आप मेरा सर। है तो मैं ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। बहन जी, जैसे SHG समूह जो बने हैं जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रामीण स्तर पर SHG समूह केवल बहनों ने बना लिया है, पर वो आपस में पैसों का ही लेन देन करती है और उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं बढ़ाती है जिससे कि उन्हें ज्यादा लाभ हो। बस ब्याज से पैसा देना और लेना बस, और इसी को कहती है कि हमने जो है समूह बना लिया। तो ये किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसे कि उसका कुछ उपाय आप बता सके तो बता दियो। भाई साहब, मैं मध्य प्रदेश की तो बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी SSG से रिलेटेड कुछ भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मतलब जो सरकारी तंत्र में SSG चल रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर अभी हमने वर्तमान में उनको डॉक्टर नीता वाजपेयी जी हैं, उनको SSG का प्रेसिडेंट बनाया है और वो गोबर के ऊपर काफी सारे प्रोडक्ट उनके बनते हैं और बहुत अच्छा उनका काम है और लोगों से, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, नए लोगों को जोड़ना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम कर रही हैं। तो उनको अभी मैंने ये दायित्व दिया हुआ है। तो
लेकिन मैंने ज्यादातर जो एसएसजी जो मैं बात कर रही हूँ वो भी मैंने नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू किया है, क्योंकि वहां पर सरकार भी ठीक से उनकी, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग तरह की सरकारें हैं वहां पर, और अपने सेंट्रल से थोड़ा दूर भी पड़ जाता है और थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो वहां से शुरुआत की है, और जैसे चाय बागान है वहाँ के, उन लोगों की महिलाओं के साथ मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगी कि एसएसजी का बहुत सुंदर जो काम हो रहा है वो सेवा इंटरनेशनल कर रहा है। सेवा इंटरनेशनल ने पूरा उत्तराखंड में, मतलब और भी जगह है लेकिन जो मैं प्रत्यक्ष जो देख कर आई हूँ, सेवा इंटरनेशनल ने पूरा उत्तराखंड में एसएसजी के पूरी, मतलब एक कहा जाए कि शायद ही कोई गांव बचा हो जहां पर उनके ग्रुप्स नहीं है, और उन ग्रुप्स को तैयार करके उन्होंने, यहाँ वाला जो आपका प्रश्न था वैसा बिल्कुल सीन नहीं है, वहां पर भी बकायदा उनके अकाउंट है, उनके पास पैसा है, और जो पैसा आया उससे उन्होंने पूरा, एक उनकी कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, वही सारे डायरेक्टर हैं उसमें। उन महिलाओं को देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी करोड़ों में चलने वाली कंपनी की ये डायरेक्टर है। वो आज भी वैसे ही काम कर रही हैं और उन्हें पता है, कंपनी की ए टू जेड चीजें पता है, और उनके माध्यम से ही वो आज वो कंपनी बाहर सामान भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लग रहा है, आप करोड़पति बन गए हैं? तो बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, हम 4 लोगों को भी करोड़पति बनवा रहे हैं। तो ये उनके जवाब थे, तो इतना अच्छा और सुंदर लगा। तो इसके लिए उन्होंने बड़ी व्यवस्थित वहां पे ट्रेनिंग दे रखी है, लोगों को बता रखा है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता है और ऑर्गेनाइज करने वाले के लोगों को कुछ पता है। तो ऐसा हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सफलता नहीं मिली, मुझे ऐसे लोग नहीं मिल पाए कि हम कुछ कर पाए। मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं? मैंने भी सोचा नहीं इस विचार जिसमें भी अभी तक हाथ डाला है उसमें सफलता मिली नहीं, तो मुझे लगा कि अभी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही अभी उधेड़-बुन में हूँ मैं। क्योंकि महिलाओं को आपके अगर विचार हम से कैसे? जी हाँ। जोड़ भी लें तो फिर गवर्नेंस वाली जो जब विषय आता है तो वहां पे उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी तो और वो मेरे जैसे लोगों के पास समय की थोड़े अभाव रहता है कि वो संभव नहीं है कि हम कार्यालयों के चक्कर लगाते रहें, रोज अपनी फाइल लेके घूमते रहें, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़ा अभी यहाँ से अपना काम को कम कर रखा है। जी जी बहुत प्रणीता बहुत बहन जी। धन्यवाद। हाँ जी। और जो जो कार्य कर रहा है, क्या हम उन बहनों से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ? किन से? जो अभी आपने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड में जो बहनें करोड़ों में काम कर रही हैं और वो कहती हैं कि हाँ हमें बहनों को भी ऐसे ही बनाना है, हाँ हाँ, जुड़ तो क्या? सकते हैं। आप कभी आइए उत्तराखंड, विजिट करिए, या कभी हमारा एसएसजी का उनका एक आध साल में एक बड़ा कार्यक्रम रहता है जब वो महिलाएं ही आती हैं, तो उन उस समय आप आइएगा, या उनकी कुछ यूट्यूब वगैरह पे भी है, उनकी वीडियोस हैं, उन महिलाओं के ही हैं, तो वो मैं मंगा के आपको आपकी कुसुम दीदी को भेज दूंगी। उसमें वो बताती हैं कि उन्होंने कैसे काम शुरू किया और आज वो क्या कर रही है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। जी दीदी, यदि उनका आप बता रहे हैं कुसुम दीदी को भेज दोगे तो हमें जुड़ने में शायद कुछ मदद हो जाए आपके द्वारा। हाँ बिल्कुल, अब तो अभी हमारे साथ ही जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो नीता जी है उनके साथ हम जोड़ देंगे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर अभी वो अपने स्तर पे ही कर रही हैं, उनको थोड़ा और विस्तार की आवश्यकता है। उनका फोन नंबर बता दें, रीता जी का। नीता जी का भाई एक, साहब फोन नंबर इसमें डाल देंगे चैट बॉक्स में, जरा और लोगों के हाँ भी हैंड रेज है, उनके प्रश्न हो जाने दीजिएगा, फिर चैट ठीक, बॉक्स में डाल देंगे या मैं लेके फिर डाल दूंगी, ग्रुप में डाल मैं देंगे। भेज दूंगी बिल्कुल। आदरणीय सिंगोरिया जी, शरद भाई साहब का है शायद ये हैंड रेज। जी, सदन को सादर नमन। आदरणीय दीदी का उद्बोधन बहुत उपयोगी रहा। मैं दीदी से निवेदन करना चाहूँ कि हमारे लगभग
भोपाल के फंदा ब्लॉक में लगभग 75 से 80 महिलाओं के समूह हैं जो अपनी हमने उन लोगों के कुछ रोजगार शुरुआत की थी, तो लेकिन वो हमारे वहाँ से एग्जिट होने के बाद वो समूह ने अपने रोजगार बंद कर दिए, लेकिन वो अभी भी आपस में लेन देन करती हैं, अपनी जो बचत है उसको ब्याज पे भी देती हैं लोगों को, लेकिन वो उनके कुछ व्यवसाय से जुड़ना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में कुछ वो कर सकें। निवेदन। बहुत अच्छा हो, अरे बहुत काम है, वो जरूर जुड़ सकते हैं। अगर जो लोग खुद आके काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास बहुत काम है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ के काम दें किसी को, वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन स्वयं से अगर कोई आना चाहता है तो स्वागत है। जी, उसमें हम सहयोग करें दीदी आपसे, कि हम जो उनको जी जोड़े जी आपसे, वो स्वयं आपके जी पास संपर्क करेंगे, और जी उसमें हम भी जितना हमारा प्रयास होगा आपसे जोड़ने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी धन्यवाद। आदरणीय प्रणीता दीदी, आपका हैंड रेज है, आप प्रश्न कर लीजिए। जी धन्यवाद। प्रणाम आदरणीय कुसुम दीदी जी, और आज के मुख्य वक्ता जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा विषय एक मातृशक्ति को लेकर के, कि मातृशक्ति की भूमिका इस समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए। एक अच्छी मिसाल आपने स्थापित करने का प्रयास किया है। निश्चित ही इससे परिवार और समाज, राष्ट्र सुदृढ़ होगा। इसमें एक चीज है, थोड़ा मन व्यथित भी हुआ कि आपने मध्य प्रदेश में थोड़ी निराशा जाहिर की, लेकिन जैसे कि हमारे सम्माननीय रमेश चंद्र मेहरा दादू जी ने कहा है कि जो वर्तमान में अभी आजीविका मिशन केंद्र सरकार की ओर से और प्रदेश में निरंतर समूह बनाकर कार्य कर रही है, लेकिन एक वो औपचारिकता निभा रही है। इसमें आपके साथ में आपका एक संवाद हो, सामंजस्य हो, विचार हो, सरकार के साथ में एक मार्गदर्शन मिले, ताकि जो महिलाएं निश्चित रूप से, आज हम भी अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के अंतर्गत जो परसवाड़ा तहसील है, बड़ी संख्या में दीदी देखते हैं कि बहनें केवल एक स्वार्थ को लेकर के समूह में काम कर रही हैं, जबकि सरकार की यह मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को लेकर के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वो सशक्त और मजबूत हो, परिवार के साथ भी अच्छा उसका सामंजस्य रहे और मिलजुल करके समाज का एक अच्छा नेतृत्व करें, ऐसी सरकार की मंशा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो बहनें हैं वो केवल अपने स्वार्थ में ही लिप्त हैं, तो उसमें कैसी दिशा निर्देश उन्हें मिलेगा और उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, तो वो अपनी दिशा को निश्चित रूप से एक अच्छा मोटिवेशन, अच्छी ओर ले जा सकती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपसे निवेदन व्यक्तिगत रूप से है कि मध्य प्रदेश में आप कार्य को प्रारंभ करिए, जैसे कि सिंगोरिया भाई साहब ने कहा है कि हम सब मदद करेंगे और निश्चित रूप से हर प्रदेश अच्छा होगा। धन्यवाद। ओम दीदी प्रणाम। जी मैं बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद प्रणीता जी, बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छी सलाह रखी है। और आदरणीय लता जी तो वैसे भी सभी इन्हीं कामों में लगी, तो अवश्य अब ध्यान देंगी। वो कुछ सहयोग आता है तभी कोई काम होता है, तो मध्य प्रदेश के लिए सहयोग आ ही गया है और वो अवश्य इस और ध्यान देंगी और आपको सब मिलेंगे ही। और आदरणीय लता जी, मैं आपसे एक आग्रह कर रही हूँ सबों के कि आप एक दिन और दे दें, एक दिन और समय दे दें, ताकि सभी हमारे भाई बहनों के प्रश्न और जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण, और जो आप जिस भी सर्व और जिस प्रकार से भी काम कर रही हैं उस सबकी और जानकारी दे दें एक दिन, जब भी आपके पास समय हो, तो या तो कल ठीक है। या परसों। अभी तो आप फिलहाल भोपाल में हैं और मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा फ्री हैं। कल का एक दो दिन हफ्ते नहीं हो अभी आप पाएगा। फ्री हैं। अच्छा, जी तो जी जब जी, भी आपसे हो, जब आप हो एक दो तब दिन बताइएगा। छोड़ के, हाँ जी ठीक जी, है, ठीक है, एक एक दो दो दिन दिन छोड़ छोड़ के के जब किसी भी। को लगा। जी हाँ, जी जरूर अवश्य जरूर। अवश्य अवश्य। तो सबों मुझे का भी अच्छा सब लग जो, रहा है कि उम्मीदों की जी किरण जागृत हो गई है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल। में ऐसा नहीं है। अभी जो दीदी ने बताया कि मैं बहुत जुझारू लोगों में आती हूँ, कोई चीज ठान लेती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ, ये सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ प्रयत्न नहीं किया है, बहुत किया है। और मैं इतने, मतलब मुझे कई बार आश्चर्य भी होता है
कि इतने अच्छे पोस्ट पे होते हुए, सेंट्रल की पोस्ट पे होते हुए, और हम अपना ये परिचय देकर ही लोगों से संपर्क करते हैं, उसके बाद भी बिल्कुल ज़ीरो मतलब रिस्पॉन्स रहता है। तो मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिल चुकी, एक बार नहीं कई बार मिल चुकी हूँ। वहाँ पर अपनी क्या कर सकते हैं वो लिखित में दे रखा है वहाँ पर, पलट के एक फ़ोन तक नहीं आता, आया ही नहीं। ऐसे ही और भी कई सारे डिपार्टमेंट में अपनी देवी अहिल्या जी के ऊपर इतना कार्यक्रम, पूरे एकदम मुहिम चली, इतनी कार्यक्रम पे कार्यक्रम हुए। हमने इतना अच्छा एक प्रपोजल दिया सरकार को कि आप अगर इस पे काम करेंगे तो हम कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मैंने उनको ये तक बोला कि अगर आपके पास कोई काम करने को नहीं हो तो ये काम भी आप मुझे सौंप दीजिए, मैं करके दिखा दूंगी। तो वो भी रद्दी की टोकरी में कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैं निराश इतनी जल्दी नहीं होती हूँ। मैं बहुत मेहनत करने के बाद फिर मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ समय खराब करना, तब फिर मैं अपना हाथ पीछे खींचती हूँ। तो अब आज आप लोगों नहीं ने थोड़ा वो सा उम्मीद की किरण जगाई है, हम करेंगे कुछ अच्छा। नहीं, बिल्कुल। अब योगाहार परिवार इसमें जुड़ा है तो बिल्कुल आपको पूरा सहयोग मिलेगा और वो काम में आपको सफलता मिलेगी 100%। ये आज सुबह की बेला में अपन शुभ विचार दे रहे हैं, वातावरण में छोड़ रहे हैं इस बात को। सभी हमारे प्रणीता जी, मिथिलेश जी और भाई साहब रमेश जी और सभी ने इस प्रकार का, सिंगोरिया जी, सब विचार रखे हैं और वो सब सहयोग होगा सबका। और आप जो अपने, मुझे पता है कि आप किस जुझारू स्वभाव से किसी काम में लग जाती हैं, तो वो जुझारू स्वभाव के पीछे हम सब लोग आपके साथ होंगे तो सब होगा। तो आप तो कर ही रही हैं और लाभ हम बाकी सभी को मिलेगा, मिल रहा है। तो अब तो पवन जी, आदरणीय पवन पवन भाई साहब कुछ, हेनरी, हाँ जी हाँ, पवन भाई साहब आप बोले जो भी आपकी बात। पवन जी का हैंड रेज है। जब आपने उत्तराखंड की बात कही थी, हेलो, जी जब आपने जी उत्तराखंड की जी बात की थी आज के मुख्य वक्ता ने, तो मुझे भी अवसर मिला बहुत ही संक्षेप में कुछ समय के लिए सेवा इंटरनेशनल से जुड़ने का, कार्यों को देखने का। ये कई वर्ष पहले की बात है जब शुरुआत ही हो रही थी। तो मुझे अभिषेक जी ने एक मूल्यांकन करने के लिए बुलाया और मैंने मूल्यांकन किया स्वयं सहायता समूह का, और मैं उनके ऑफिस में ही रहा। उनके ऑफिस में एक कमरा था जो कि गेस्ट रूम था, मैं उसी ऑफिस में रह के मैंने गांव को विजिट किया, मैंने वहाँ के महिलाओं से बातचीत की और मैं कई किलोमीटर पैदल भी चला। और साथ में उन गाँव में मुझे सेवा इंटरनेशनल बिल्कुल याद इसलिए आता है अनुभव, क्योंकि पहली बार जब मैंने महिलाओं की मीटिंग को अटेंड किया, करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद, तो उन महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने एसएचजी की गाना नहीं गाया, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो मुझे वो बातें बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि मैंने एसएचजीज के साथ काम किया है उत्तराखंड में काफ़ी बड़े स्तर पर। तो मुझे जब ये अवसर वहाँ की महिलाओं ने इस तरह से कहा, और बड़ा रिमोट गांव था, बड़ा दूरस्थ था, सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ा प्रेम पूर्वक हमारा आदर सत्कार किया, हमें भोजन खिलाया। तो बहुत ही मतलब मेमोरेबल जो था वहाँ का। तो मेरा मेरा अनुरोध यह है कि जब हमारा अगला सेशन होता है तो ऐसी संभावनाओं का आप देखिएगा कि अगर सेवा इंटरनेशनल के जो हमारे वहाँ पर काम कर रही महिलाएं, या वहाँ पर अभिषेक जी अगर अभी भी वहीं पर ही हैं, तो उनको भी बुला ले जाए, एक सामूहिक रूप से एक नॉलेज शेयरिंग हो जाए, तो उससे बहुत अच्छा हमारे बाकी सदन के बाकी सदस्यों को, महिलाओं को जागृति मिलेगी कि स्वयं सहायता समूह का कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है और इसमें सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से क्या क्या अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र और स्किलिंग का क्षेत्र, जिसका मैंने मूल्यांकन किया था, उसका भी अब क्या कार्य हो रहे हैं, कितनी प्रगति हुई है। और मेरे लिए भी ये बड़ा एक सौभाग्य होगा अगर ऐसा आने वाले समय पर ऐसा कुछ कार्यक्रम तय किया जाता है। जी जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। अभी तारक राम जी देख रहे हैं, मैं बात कर लूंगी उनसे कि अगर वो समय दे पाएंगे तो एक दिन बुला लेते हैं उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। आज आपने यहाँ हमारे योगाहार कार्यक्रम में आके और इतना ज्यादा ज्ञान सबको मिला है, सब माहिती मिली है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और कैसे उसके लिए कितना